we were doing the chapter of conditions and warranties. कंडीशंस क्या होती हैं और वारंटीज क्या होती हैं कि सर दोनों स्टिपुलेशंस होती हैं। ये इतनी एसेंशियल स्टिपुलेशन है कि ये पूरी नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट किया जा सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जा सकता है, या फिर डैमेजेस मांगे जा सकते हैं, या फिर ऐसा भी बोल दो कि सर दोनों किया जा सकता है, रेप्यूडिएट भी किया जा सकता है और डैमेजेस भी मांगे जा सकते हैं। सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा कि क्या। ठीक है। जबकि वारंटीज भी इंपॉर्टेंट स्टिपुलेशंस हैं, लेकिन यदि वो पूरी नहीं होती हैं, फुलफिल नहीं होती हैं, तो सर इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट नहीं किया जा सकता, ओनली डैमेजेस डिमांड किए जा सकते हैं। ठीक है सर। कंडीशंस और वारंटीज के बीच में अपन ने डिफरेंसेस देखने थे। अच्छा, अपन लोग कर रहे थे इम्प्लाइड कंडीशंस भी होती हैं और एक्सप्रेस कंडीशंस भी होती हैं। बोथ इम्प्लाइड एंड एक्सप्रेस कंडीशंस भी होती हैं और इम्प्लाइड और एक्सप्रेस वारंटीज भी होती हैं। एक्सप्रेस में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो सेलर और बायर है दोनों ने एक्सप्रेसली अपने कॉन्ट्रैक्ट में डाल लिए हैं, वो तो पूरी होनी चाहिए। इम्प्लाइड वो होती है जिसमें कि सर भले ही कॉन्ट्रैक्ट में सेलर और बायर ने डाली, लॉ बोलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में बाय डिफॉल्ट होंगी, जो भी एप्लीकेबल है इनमें से वो होगी। ठीक है सर। तो हमने इम्प्लाइड कंडीशंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल कर लिया था कि सर किसका मतलब जो भी बेचने जा रहा है या तो उसके पास में बेचने का वैलिड अथॉरिटी होना चाहिए, वैलिड टाइटल होना चाहिए। बिना टाइटल नहीं है तो भी आपके पास में वैलिड अथॉरिटी होनी है बेचने की, वो भी सफिशिएंट रहेगा। कैसे कि सर वो अपन ने पढ़ा है ना मर्केंटाइल एजेंट, कि सर मर्केंटाइल एजेंट है तो फिर उसको बेचने की अथॉरिटी रहेगी। ठीक है सर। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, जो बोल के डिस्क्राइब करके बेचा है वो बल्क उससे मैच करना चाहिए। कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल, जो सैंपल दिखा के बेचा है उससे मैच करना चाहिए। फिर दोनों से सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन दोनों से मैच करना चाहिए, कोई एक से किया तो सफिशिएंट नहीं है। कंडीशन एज टू होलसमनेस, खाने पीने की चीजों के लिए एप्लीकेबल होता है कि सर द गुड शुड बी फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, कि सर गुड शुड बी कमर्शियली सेलेबल, जिस पर्पस के लिए बनाए गए हैं वो पर्पस पूरा करना चाहिए उनको और कमर्शियली सेलेबल होने चाहिए। मेन बात ये है। ठीक है। चलिए, लास्ट जो ये सब तो होनी चाहिए, 1 to 4 और 6 और 7 इम्प्लाइड कंडीशंस हैं जो भी एप्लीकेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट में बाय डिफॉल्ट होंगी। ठीक है। तो आपने नहीं डाला, सेलर और बायर ने नहीं डाला, तो भी कानून कहता है कि ये होगी। ठीक है। अब कंडीशन नंबर 5 जो है, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, ये नहीं होती है, ये कंडीशन नहीं होती, ये अलग ही रास्ता चल रहा है। ठीक है। पूरा समझो। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर किसके लिए? फॉर बायर्स पर्पस। जो भी बायर का पर्पस है उस हिसाब से गुड्स की क्वालिटी है या फिटनेस है, ये इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होती है। कि सर बायर जिस भी चीज के लिए जिस भी इंटेंशन से गुड्स ले जा रहा है, सेलर का काम नहीं है ये देखना कि वो बायर के पर्पसेस के लिए फिट है या नहीं, या बायर को जो अपना काम करने के लिए जिस भी क्वालिटी का माल चाहिए वो है या नहीं, ये सेलर का सरदर्द नहीं है। खुद बायर को इस बारे में देखना पड़ेगा whether the goods are fit for his purposes or not. This is due to doctrine of caveat emptor. This is due to doctrine of caveat emptor. caveat emptor बोलता है let the buyer himself, let the buyer himself be aware or beware. Let the buyer himself be aware or beware whatever goods he is purchasing from seller, whatever goods he is purchasing from seller fits his purposes or not, fits his purposes or not, ये देखना बायर का काम है, सेलर का सरदर्द नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं
there is no implied condition as to quality or fitness for buyer's purpose. For example, जज शाह को एक कोट सिलवाना था, ठीक है, कोई मतलब बड़े भाई की शादी है तो शेरवानी या कोट सिलवाना था इसको। तो अब कपड़े वाले दुकान वाले के पास में गया, ठीक है, उसको इसने अपना उससे अपने हिसाब से एक कपड़ा खरीद के आ गया, कुछ नहीं बोला उसने सेलर को कि मुझे किस पर्पस के लिए चाहिए, बस गया, सामने एक बहुत अच्छा शाइनिंग सा कपड़ा दिखा, वो उठा के ले आया अपने, और उससे अपना कोट या शेरवानी बनवा ली। और वो कपड़ा जो था वो कोट या शेरवानी बनवाने के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं था। हाँ, वो कपड़ा कैप्स बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था, वो कपड़ा कैप्स बनाने के लिए, टोपियां बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। पर सर फिर इसने देखा कि वो कपड़ा तो शादी में कभी यूं फिसल रहा है, कभी कहीं जा रहा है, बिल्कुल भी मतलब हंसी हो रही है, तो इसको बड़ा गुस्सा आया। तो इसने क्या किया, सेलर पे केस ठोका कि है ना, ये कपड़ा तो कोट के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। सेलर बोलेगा, ड्यूड भैया आप क्या खरीद के ले गए, आप ही को पर्पस ध्यान था, मुझे तो कुछ ध्यान नहीं था। तो आप ही को बिवेयर या अवेयर रहना था, जो गुड्स आप खरीद रहे हैं वो आपके पर्पसेस के लिए फिट होता है या नहीं होता है। सो डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर के कारण बायर जो है जज शाह, वो सेलर कपड़े वाले पे कोई इम्प्लाइड कंडीशन या कंडीशन ब्रीच हुई ऐसा बोल ही नहीं सकता है, ठीक है। इस डॉक्ट्रिन के क्या, पहली बार डॉक्ट्रिन समझ में आ गई? यस सर, डॉक्ट्रिन समझ में आ गई, कैविट एम्प्टर बायर बिवेयर। इस डॉक्ट्रिन के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां पर सेलर विल बी रेस्पॉन्सिबल टू बायर for whatever goods he is selling to buyer. Seller will be responsible to see their quality or fitness for the buyer's purpose. वो एक्सेप्शन हम कहां पर पढ़ेंगे कि सर, वो एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे जब हम डॉक्ट्रीन ऑफ कैविएट एम्प्टर करेंगे, तब हम उन एक्सेप्शंस को पढ़ेंगे, एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रीन ऑफ कैविएट एम्प्टर, ठीक है। जहां पर मोस्ट प्रोबेबली सेलर, सारे पॉइंट्स में तो नहीं, पर मोस्ट प्रोबेबली सेलर कैन बी मेड रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। कैसे एक्सेप्शन, जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जब जज शाह ने, जो बायर है, उसने क्लॉथ मर्चेंट को अपना पर्पस बता दिया, देखो मुझे कोट सिलवाने के लिए कपड़ा चाहिए, उस हिसाब से कपड़ा दिखाओगे। क्लॉथ मर्चेंट ने उसको बहुत सारे, तीन चार मतलब हजारों वो कपड़े के गट्ठे पड़े थे, उसमें से तीन चार पीस छांट के बताए जो कि सही में कोट सिलने के लिए सही थे, मतलब अप्रोप्रिएट कपड़ा था, ठीक है। पहली बात, जज शाह ने अपना पर्पस बता दिया। दूसरी बात, उस पर्पस के हिसाब से सेलर ने कुछ इसको रिकमेंड किया, और जज शाह ने उस रिकमेंडेशन को माना। कई बार होता है ना, कपड़ा बेचने वाले ने तो चार लट्ठर बताए, लेकिन जज शाह माना नहीं, नहीं मुझे तो वो वाला कपड़ा पसंद आ रहा है, मैं वो पांचवा वाला लूंगा जो कि सेलर ने बताया ही नहीं, ठीक है। तो सर तीनों बातें पूरी होनी चाहिए कि सर जज ने अपना पर्पस क्लॉथ मर्चेंट को कम्युनिकेट किया, क्लॉथ मर्चेंट ने उस हिसाब से इसको कुछ माल रिकमेंड किया, और जज ने उसके रिकमेंडेशन को माना, फॉलो किया, उसका अदरवाइज नहीं, माना भी। पहला तो ये पॉइंट, ये तीन रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। उसके बाद में दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि सर जिस भी सेलर ने आपको जो रिकमेंडेशन दिया है, वो जनरली उन गुड्स में डील करता रहता है, यानी कि वो जनरली उन गुड्स में डील करता रहता है, यानी कि आप कपड़े वाले के पास में गए हो, वो कपड़े में डील करता रहता है, मतलब उसको नॉलेज है इस बात की। तभी ये तीन चीजें और ये एक चीजें, ये मतलब टोटल चार चीजें जब पूरी हो जाएंगी, तो फिर इसका एक्सेप्शन बनेगा कि है ना, सेलर जो है ही विल बी रेस्पॉन्सिबल टू बायर, क्योंकि बायर ने पर्पस बताया, सेलर ने उस हिसाब से रिकमेंडेशन किया, और बायर ने उसके रिकमेंडेशन पे रिलाई किया, प्लस सेलर जो है जनरली उन चीजों में डील करता रहता है, मतलब नॉलेजेबल पर्सन है उस फील्ड का। तो फिर तो फिर जज कैन मेक इन रिस्पॉन्सिबल यदि वो कपड़ा अब उस पर्पसेस के लिए फिट नहीं बैठता है। तो ये एक्सेप्शंस का एक एक्सेप्शन बताया, ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस अपने को पढ़ने रहेंगे,
क्या ये पांचवा पॉइंट समझ में आ गया? यस सर, फिफ्थ पॉइंट हम लोग को समझ में तो आ गया, अब पढ़ लेते हैं। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, सेक्शन 16, यही डॉक्ट्रिन ऑफ केविट एम्प्टर होती है रे। आ जाओ पढ़ लो। कौन पढ़ेगा भाई आज? अरे आज तो फुल क्लास प्रेजेंट है। कोई कोई ऐसा है जो क्लास में नहीं आया? सुहान गोयल, यस सर। हो गए तेरे वो जो भी टेस्ट वेस्ट थे? हाँ, कब का? कब का हो गया? चलिए, तो आज सुहान गोयल पढ़ेगा हमारे लिए कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। और सुहान पढ़ेगा उससे पहले मैं चाहता हूँ सभी जने कृपया अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। कर्नावट से लेके दक्ष अग्रवाल और एंसल तक, ए से लेके एस तक, सब अपने अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। जल्दी करो भाई, वीडियो ऑन करो, समय खराब ना करो, नष्ट ना करो। एंसल फर्नांडिस। हम्म, जल्दी जल्दी। चलो, पढ़ना स्टार्ट कर भाई। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। Condition as to quality of fitness, Section 16. General rule is that buyer himself must ensure that goods suits his purpose before he buys. If the goods are subsequently found unsuitable for his purpose, he cannot blame the seller and return them. There is an implied condition as to reasonable quality of fitness of goods if the particular purpose for which goods are required must have been disclosed by buyer to the seller. The buyer must have relied upon seller's skill or judgment of the seller to select the best goods, and the seller has ordinarily been dealing in those goods. ठीक है, तो एग्जाम्पल भी पढ़ूं? अरे रुक जा रुक जा, सेक्शन 16 से ही डॉक्ट्रिन ऑफ केविट एम्प्टर निकल के आती है कि सर जनरल रूल ये है, बायर हिमसेल्फ मस्ट एंश्योर, बायर बिवेयर, लेट द बायर हिमसेल्फ बी बिवेयर और अवेयर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सो जनरल रूल तो यही है, बायर को खुद को एंश्योर करना पड़ेगा दैट द गुड सूट्स हिज पर्पसेस बिफोर ही बाइज। नाउ इफ द गुड्स आर सब्सिक्वेंटली फाउंड अनसुटेबल, जो भी उसका पर्पस था, पर्पस तो था कैप्स बनाना, सॉरी कोट बनाना, लेकिन वो कपड़ा कैप्स के लिए सूटेबल था। ही कैनॉट ब्लेम द सेलर एंड रिटर्न देम, कि सेलर ने मुझे गलत कपड़ा दे दिया, वो नहीं कर सकता है ऐसा। सो देर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। सो देर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन एज टू रीजनेबल क्वालिटी और फिटनेस ऑफ गुड्स फॉर बायर्स पर्पस इफ, यदि ये तीन पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं, जो मैंने चार कराए ना वो इन तीनों में कवर हो गए। ठीक है, क्या क्या? The particular purpose for which goods are required must have been disclosed by the buyer to the seller। यानी कि जज शाह ने बताया मुझे कोट बनाने के लिए कपड़ा चाहिए, पर्पस बताया। सेकंड, द बायर मस्ट हैव रिलाइड अपॉन द सेलर्स स्किल और जजमेंट ऑफ द सेलर टू सेलेक्ट द बेस्ट गुड्स। यानी कि सेलर ने उसको तीन चार कपड़े बताए कि ये आपके पर्पस के लिए, जो भी पर्पस है, ये तीन चार पीस सही रहेंगे, इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए। तो जश ने उसकी बात मानी, ठीक है, उसने रिकमेंड किया और जश ने उसकी बात मानी। सेकंड बात, ठीक है। और थर्ड बात और फोर्थ बात, सेलर हैज ऑर्डिनरीली बीन डीलिंग इन दोज गुड्स, वो उसमें करता रहता है, ठीक है। मान लो एक ऐसा एग्जांपल है जहां पर है ना, मान लो एंसल फर्नांडीज ने खूब पैसा छापा और एंसल फर्नांडीज अपना घर बना रहा है, ठीक है। घर बनाते हैं तो घर में सीमेंट भी लगती है, घर में प्लम्बिंग आइटम भी लगते हैं, घर में पेंट्स भी लगते हैं, ठीक है। घर में क्या नहीं लगता है, घर में इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी लगते हैं। तो एंसल के घर के पास में, मान लो एंसल गांव में अपना घर बना रहा है, ठीक है, पैसा छापा लेकिन गांव में घर पहले बना रहा है। अब गांव में ऐसा तो नहीं होता है कि पेंट की दुकान अलग मिलेगी, इलेक्ट्रिकल्स की दुकान अलग मिलेगी, सीमेंट की अलग मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। वहां एक आदमी ही काफी कुछ रख लेता है। तो एक शॉप थी जिसपे सीमेंट थी, जिसपे प्लम्बिंग आइटम्स थे, जिसपे ये दो आइटम्स थे, ठीक है, और भी छोटा मोटा सामान था। तो एंसल इसके पास में गया और बोला देखो मेरा ये पर्पस है, उस हिसाब से मेरे को पेंट आप सजेस्ट करो, ठीक है। इसने बोला यार देखो मैं जनरली पेंट्स में तो डील नहीं करता हूँ, पर आप कहोगे तो मार्केट से मंगा के दे दूंगा और मेरे हिसाब से ये सही रहना चाहिए। सर बाकी सारी कंडीशंस पूरी हो गई कि सर क्या क्या, कि सर बायर ने सेलर को अपना पर्पस बताया, सेलर ने रिकमेंडेशन भी कर दिया, ठीक है, और बायर ने उसको मान भी लिया। लेकिन क्या इस केस में वो दुकान में रखता ही नहीं था, वो तो बस इसके लिए मंगा के दे रहा है,
सेलर हैज ऑर्डिनरी बीन डीलिंग इन दोस गुड्स? नहीं सर, सेलर जनरली उन गुड्स में डील नहीं करता है। तो अब क्या यदि वो पेंट उस पर्पसेस, जो भी पर्पसेस इसको बताया है जश एंसल ने, तो क्या उसके लिए फिट नहीं निकला, तो क्या ये इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस लागू हो जाएगी? अरे नहीं सर, ये वाली कंडीशन मैच नहीं कर रही है, द सेलर हैज ऑर्डिनरी बीन डीलिंग इन दोस, मैच नहीं कर रही है, ठीक है, इसलिए फिर वो सेलर बच जाएगा। अदरवाइज वो यदि पेंट्स वगैरह में डील करता रहता है या टाइम टू टाइम लोगों को मंगा मंगा के देता रहता है, तो भी वो ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है। बात समझ में आई? बात समझ में आई या नहीं आई? यस, कैसे ये चीजें काम करेंगी? एग्जाम्पल पढ़ो भाई। Example: A, while purchasing a hot water bottle from B, a chemist asked whether it will stand boiling water. B sold an American rubber bottle saying that it will stand hot but not boiling water. The bottle burst and injured his wife. The jury found that the bottle was not fit for use as hot water bottle, held B was liable for damages. However, above exceptions won't apply if the goods have been sold under a trademark. Usha sewing machine, Daikin air conditioner, Samsung TV. सैमसंग टीवी एटसेट्रा। देखो, अब बात ये है कि है ना, एग्जाम्पल क्या बोलता है, ए एक केमिस्ट के, एंसल एक केमिस्ट के पास में गया, उसको बोला कि है ना मेरे को हॉट वाटर बॉटल चाहिए, ठीक है, जो कि गर्म पानी को मतलब बॉइलिंग वाटर को विथस्टैंड कर सके। तो उसने पूछा क्या ये बॉइलिंग वाटर, तो केमिस्ट ने उसको बोला ये एक बॉटल है, तो एंसल ने बोला क्या ये गर्म पानी को, बॉइलिंग पानी को एकदम, मतलब जो जिसको मतलब खलता हुआ पानी जो होता है, खौलता हुआ, उसको स्टैंड करेगी क्या? तो उसने ये बोला कि ये एकदम बॉइल, हॉट वाटर तो स्टैंड विथ कर लेगी पर बॉइलिंग वाटर स्टैंड नहीं करेगी। मतलब गर्म पानी तक ठीक है, बहुत ज्यादा तेज डालोगे तो ये फट जाएगी, ठीक है, पर जब बॉटल बर्स्टेड एंड इंजर्ड हिज वाइफ, बॉटल सही में फूट गई और उसकी वाइफ इंजर हो गई। सो द जूरी फाउंड दैट द बॉटल वाज नॉट फिट फॉर यूज इवन एज हॉट वाटर बॉटल, गर्म पानी के लिए भी वो फिट नहीं थी, ठीक है। तो वैसे तो सेलर रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, लेकिन यहाँ वो सारे पॉइंट्स कवर हो गए ना, ये जो अपन ने पढ़े थे। क्या पर्पस बताया? हाँ सर, हॉट वाटर बॉटल चाहिए। पर्पस बताया तो रिकमेंडेशन मिला? यस सर मिला। रिकमेंडेशन पे रिलाई करके खरीदा? हाँ सर खरीदा। सर सेलर उन गुड्स में, केमिस्ट हॉट वाटर बॉटल में डील नहीं करेगा तो और कौन करेगा भाई? यस सर, तो केमिस्ट जनरली उन चीजों में डील करता रहता है, ठीक है। उसके बावजूद भी वो गुड्स डिफेक्टिव निकल गया, तो अब बायर बिवेयर नहीं लगेगा, केवी टेम्पटर नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, तो सेलर कैन बी मेड रिस्पॉन्सिबल। नाउ देयर इज अ कंडीशन फॉर दी बायर्स पर्पस, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर दी बायर्स पर्पस। नेक्स्ट, अब ये लाइन क्या बोल रही है? ये लाइन सिंपली बोल रही है दैट यदि माल को किसी ट्रेडमार्क के नाम से बेचा गया है, एंसल गया और बोला कि मेरे को ऐसा सा फोन चाहिए, तो इसने बोला, इसने बोला देखो सैमसंग का फोन अच्छा है, उसमें देख लो जो भी है उस हिसाब से आप देख लो, सैमसंग का फोन। एंसल गया, मुझे गर्मी बहुत लगती है यार, डाइकिन का एयर कंडीशनर दे दूं? कि हाँ दे दो, ठीक है। यह मतलब कहने का मतलब, उषा की सिलाई मशीन, डाइकिन का एयर कंडीशनर, सैमसंग का टीवी, सोनी के जो भी है, एप्पल का आईफोन, यदि माल को इस तरीके से बेचा गया है ट्रेडमार्क को यूज करते हुए, सब ट्रेडमार्क है ना, सैमसंग, डाइकिन, उषा, एप्पल, यदि माल को ट्रेडमार्क के नाम से बेचा गया है, तो फिर तो ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा, तो फिर तो ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा कि आप मेरे को इस हिसाब से फोन बताओ, न ये न वो। देखो भाई, सैमसंग का ये फोन है, इसमें ये फीचर्स हैं, आपको समझ में आता है तो कहने का मतलब, इफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड यूजिंग सम ट्रेडमार्क नेम, तो फिर ये एक्सेप्शंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि वो ओपन केस होता है कि इस मॉडल में क्या क्या चीजें हैं, इस चीज में क्या क्या है। उषा की मशीन चाहिए तो ले लो साहब, मेरे को क्या मतलब, ठीक है, आपको सिलाई करनी है, लो उषा की स्विंग मशीन, ठीक है। सो इफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड यूजिंग सम ट्रेडमार्क, देन द इम्प्लाइड कंडीशन का एक्सेप्शन, जिधर हम सेलर को
रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये अपन ने अब सारे कर लिए हैं। इम्प्लाइड कंडीशंस कर लिए ना? यस सर। तो सर जब अपन ये सेक्शन 16 किया ही है तो क्यों नहीं अपन पहले डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर ही कर ले में? क्यों नहीं अब अपन पहले डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर कर लेते हैं? चलो आओ, पढ़ना चालू कर भाई सुहान। हाँ। एक मिनट, एक मिनट। कैविएट मिदुष, त्रिशा, कर्नावट, कनव, और भी आगे नाम बोलूं क्या? काबरा जी, 5 मिनट हुए नहीं क्या? करतड़े, नया साल आ गया है, सीरियस हो जाओ रे। अब तो तुम्हारे 12th वालों के तो आई बिलीव मतलब हाई टाइम आ चुका है, बिल्कुल ही हाई टाइम जिसको बोलते हैं अपन, है ना? तो थोड़ा सीरियस हो जाओ रे। चलो आ जाओ, पढ़ भाई। caveat emptor. The term caveat emptor means let the buyer beware. The doctrine of caveat emptor lays down that ordinarily every buyer must take care of his own interests while buying the goods. He must buy goods only after satisfying himself as to quality, fitness, or suitability of the goods for his purpose of buying. The rule of caveat emptor is laid down in Section 16 of Sales of Goods Act, which states that subject to the provisions of this act or of any other law for the time being in force, there is no implied warranty or condition as to the quality or fitness for any particular purpose of goods supplied under a contract of sale. That is, it is not the seller's duty to give to the buyer the goods which are fit for the purpose of the buyer. It's up to the buyer to uh, make proper selection of goods according to his needs. If he makes wrong selection, he cannot blame the seller if the goods turn out to be such which does not serve his purpose. सच विच डज नॉट सर्व हिज पर्पस, जो अपन ने पढ़ा वही डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर में आ गया। तो चाहे इम्प्लाइड कंडीशन एज टू अ क्वालिटी और फिटनेस फॉर बायर्स पर्पस पूछें या चाहे डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर पूछें, पूछ एक ही बात रही है। ठीक है, क्या इनके एक्सेप्शंस भी कर लें अपन? यस सर, आइए कर लेते हैं। एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर मतलब जहां पर सेलर को रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। सारे पॉइंट्स एप्लीकेबल नहीं होंगे, कुछ रटने के हैं भाई, मतलब कुछ एक आध पॉइंट ऐसा आएगा बीच में जहां समझने का नहीं है, समझाने का नहीं, वो केवल घोटने का है। बाकी जिसमें ये जिसमें एक्सप्लेनेशन लगेगा वो मैं आपको खुद समझा दूंगा। बोल भाई दक्ष अग्रवाल, क्या हो गया? तो सर इसमें सेक्शन 16 थोड़ी ना लिख सकता हूँ मैं केविएट एम्प्टर में? नहीं देख, लिखना है लिख ले, बाकी और भी कोई करस्पॉन्डिंग सेक्शन होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहा है? नहीं सर, मतलब मैंने देखा है सेक्शंस लिखने पे मतलब थोड़ा ब्रीफ में मार्क्स मिलते हैं। मिलते हैं, मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ आपको, सेक्शन लिख सकते हैं। तूने स्पेसिफिकली 16 का पूछा ना, मैं तो इसलिए शुरुआत पूछा सर, दोनों एक वो कोइंसाइड हो रहा है ना एक दूसरे से, तो इसलिए मैं इसी से तो पूछा। निकल के आ रही है डॉक्ट्रिन, इस हाँ सेक्शन से ही तो तभी। डॉक्ट्रिन निकल के आ रही है। ठीक है, इसने भाई अपन इस बात को लेके तो शुरुआत से क्लियर है कि सेक्शन जो है नंबर, यदि तुमको रैंक लाने की इच्छा है तो जरूर जरूर मेंशन करना। यदि पास होने की इच्छा है तो अभी फाउंडेशन लेवल पे इस तरफ मत ध्यान दो। नो डाउट मार्क्स मिलेंगे, नो डाउट पास होने में हेल्प लगेगी, लेकिन सेक्शन नंबर याद रखने के चक्कर में लोग इसका वो कर देते हैं, गुड़ पास होने का गुड़ गोबर कर देते हैं। इसलिए आई वॉज लिटिल बिट कंसर्न। ठीक है, बाकी मेंशन करना है शौक से करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर करना स्टार्ट करते हैं कि सर जहां पर सेलर कैन बी मेड रेस्पॉन्सिबल। नंबर वन, कुछ पॉइंट्स में एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा भाई, ये बात ध्यान रखना। पॉइंट नंबर वन पढ़ भाई सुहान गोयल। हाँ सर. When purpose of buying is made known to seller, when the buyer expressly or impliedly makes known to the seller the purpose for which the goods are required, there is an implied condition and duty of seller that they should fit for the purpose of the buyer. दैट दे शुड फिट फॉर द पर्पस ऑफ द
बायर, ठीक है। मतलब इसमें वो 2 पॉइंट्स और लगेंगे, मतलब टोटल जो 3-4 पॉइंट्स बताए थे ना, वो पूरी बात आई नहीं है कि सर बायर ने सेलर को अपना पर्पस बताया, सेलर ने रिकमेंडेशन दिया, वो जो बायर ने उस पर रिलाई भी किया, और वो जो चौथा पॉइंट था, सेलर जनरली उसमें डील करता रहता है, वो सारे आएंगे इधर। हाँ, ये शॉर्ट में कवर किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, 1 मिनट, ये देखो, ये सेकंड पढ़ भाई। Goods under patent name or brand name. In case where goods are purchased under its patent name or brand name, there is no implied condition that goods shall be fit for any particular purpose. ये आइडियली एक्सेप्शंस में नहीं आना चाहिए था। एक्सेप्शंस में तो क्या आ रहा है, कैवेट एम्प्टर बोलता है बायर बिवेयर, ठीक है। और एक्सेप्शन का मतलब होता है कि सर सेलर बिवेयर, सेलर कैन बी मेड रेस्पॉन्सिबल। लेकिन जहां पर गुड्स किसी ब्रांड नेम के अंडर बेचे जाते हैं, वह ना तो बायर बिवेयर होता है, ना सेलर कैन बी मेड रेस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर डाल दिया गया कि जहां पर गुड्स को उनके ट्रेडमार्क के नाम से या पेटेंट के नाम से या ब्रांड नेम से बेचे, जैसे अभी मैंने ऊपर आपको कराया था ना, डाइकिन का एयर कंडीशनर या फिर ऊषा की स्विंग मशीन, वहां किसी को कुछ रेस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता। आइडली यहाँ का पॉइंट नहीं है, फिर भी डालना है अपने को। नेक्स्ट, सेल बाय डिस्क्रिप्शन पढ़ भाई। Sale by description, where goods are sold by description and goods supplied by seller do not correspond to the description. In such case, this doctrine does not apply. The seller must take care in supplying the goods as per description. इम्प्लाइड कंडीशन की बात आ गई ना, कि तुम ये नहीं बोल सकते कि बायर हिमसेल्फ भी अवेयर। भाई, अरे भाई, तूने डिस्क्राइब किया है तभी तो बायर ने माल खरीदा है, तेरे डिस्क्रिप्शन पे रिलाई करके। तू ये नहीं बोल सकता, सेलर ये नहीं बोल सकता बायर हिमसेल्फ भी अवेयर, कैवेट एम्प्टर, नहीं नहीं नहीं, इसलिए मैं तो रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। अरे भाई, तेरे डिस्क्रिप्शन से बायर को जो भी माल सप्लाई हुआ है वो मैच होना चाहिए, तूने जो डिस्क्राइब किया उससे। सिमिलर सेल बाय सैंपल, सिमिलर सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। तो सर इसमें इम्प्लाइड कंडीशन, ये 3 तो यहीं पर कवर हो गई, ठीक है सर। अब गुड शुड बी ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी, ठीक है सर। अगेन इम्प्लाइड कंडीशन, सो दी ये तो यहाँ पर कवर हो गई क्या, कि सर सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, सेल कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। 4 तो यही एक्सेप्शन आ गए, 5वां वो आ गया जो मैंने आपको पढ़ाया था, और ये 5वां और 6ठा। तो सर ये तो कवर हो गए। अब आ जाओ नेक्स्ट, यूजेज और ट्रेड वाला पढ़ो। Usage or trade. In case of an implied condition of warranty as to quality or fitness for a particular purpose is annexed by usage of trade, the seller is bound to supply the goods fit for the purpose. देखो, कई बार क्या होता है कि है ना, कुछ बिजनेसेस के पर्टिकुलर कस्टम्स ऑफ यूजेज और ट्रेड होते हैं, यानी कि उस धंधे में ये कस्टमरी प्रैक्टिस है कि ऐसा ही करना होएगा। तो भले ही बायर ने सेलर को इस बारे में बताया नहीं, ठीक है, कि ऐसा 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 ऐसा, तो भी वो जिस धंधे में है उधर वैसा करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए सेलर रेस्पॉन्सिबल रहेगा उस चीज को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे हमारे सुहान गोयल को मान लो एक छपरा डलवाना है कहीं पर। छपरा मतलब समझते हो, मतलब 4 ये लोहे के पिलर्स, उसके ऊपर 4 लोहे के पिलर्स के ऊपर एक वो लोहे की शीट होती है। तो इसने जाके और अपने जो आयरन उसमें डील करते हैं उधर जाके यही बोला, छपरे के लिए सामान खरीदना है, 4 पिलर और ये, बस इतना सा बता दिया उसने। अब यूजेज और ट्रेड ये कहता है कि सर जो छपरा है उसकी शीट की क्वालिटी मान लो 19 की मिनिमम होनी चाहिए। यूजेज ऑफ ट्रेड के हिसाब से ही उसको दे देना चाहिए था सेलर को। वो ये नहीं बोल सकता कि बायर को खुद को बिवेयर या अवेयर रहना है। भाई, यूजेज या कस्टम ऑफ ट्रेड बोलता है कि छपरे में कम से कम इतनी मोटाई की शीट काम आनी चाहिए, नहीं तो वो फट जाएगी हवा से, कभी तेज हवा या आंधी चली तो सर जहां पर यूजेज ऑफ कस्टम और ट्रेड की बातें करी गई हैं, वहां पर सर ये डॉक्ट्रिन ऑफ केवेट एम्प्टर वगैरह अप्लाई नहीं होगी, वहां पर उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, जो भी पर्पज है उसके हिसाब से।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर मिस रिप्रेजेंटेशन। Misrepresentation, where the seller makes a false representation and the buyer relies on it and makes the contract, the rule of caveat emptor will not apply and contract will become voidable. सेलर ने कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन बायर के सामने कर दिया, ठीक है, जिस पे रिलाय करके बायर ने वो गुड्स सेलर से खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। अब सेलर ये नहीं बोल सकता कि बायर को खुद को अवेयर या बिवेयर रहना चाहिए था। सर या तो यहाँ पर मिसरिप्रेजेंटेशन होगा या फिर यहाँ पर फ्रॉड होगा। जानबूझ के कर रहा है तो फ्रॉड हो जाएगा, अनजाने में कर दिया तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। जैसे कि सेलर ने बायर को कार बेचते हुए बोला मेरी कार 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है, वो खुद भी बिलीव करता था इस बात में, तब तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाएगा यदि सही में नहीं आती है तो। और यदि वो खुद बिलीव नहीं करता था, 15 किलोमीटर का ही मिलता था और बेचने के लिए 30 किलोमीटर बोल दिया, तो ये फ्रॉड में हो जाएगा। लेकिन उसके इस फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से इंड्यूस होके यदि बायर ने वो कार खरीद ली है, तो सेलर कैन नॉट से दैट डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर विल अप्लाई। बायर को खुद को देखना था उसके पर्पसेस के लिए क्या फिट है, मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ना ना ना, तुम्हारे फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण ऐसा हुआ ना, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा सर? फोर्ज एंड अनइन्फ्लुएंस फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन पे कैसा कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना? बनता है ना वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? यस और नो? स्वीया कर्नावट, व्हाट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट विच वाज वैलिड बिफोर, फिर बाद में बिकॉज ऑफ सम alterations it became void, मतलब वो चेंज हो गया। कर्नावट आज एक काम करना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 1 में जाके टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना, ठीक है? आप जो बात कर रहे हो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने आपसे पूछा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है? वहां जाएगी ना पॉजिटिवली, आज ये काम करना, मजाक में मत लेना इसको, ठीक है? तो ठीक है, काबरा जी, हाँ सर। कहाँ घूमते फिर रहे हो? बाहर था सर। हाँ, अभी तक खुमारी उतरी नहीं है तेरी न्यू ईयर की, जल्दी धरती पे आ जा। ठीक है, बता भाई, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सर, कॉन्ट्रैक्ट which is void at the नहीं at the choice of one party हाँ, and not the other. कॉन्ट्रैक्ट विच इज वॉइड एट द चॉइस ऑफ वन पार्टी बट नॉट एट द चॉइस ऑफ अनदर पार्टी। थोड़ा गलत बोल, मतलब मतलब void, गलत हाँ। डायरेक्शन में चला गया, पर बात सही कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सिएबल, वो चाहे तो हाँ एनफोर्स करे, चाहे तो उसको रिसेंड कर दे। तो इसने बोला कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बिकम वॉइड एट द, वो बात उल्टी कर रहा है, फ्लिप साइड से कर रहा है, पर बोल सही रहा है। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सिएबल ओनली एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टीज। यानी कि जिसकी कंसेंट कोर्जन अंडर इन्फ्लुएंस फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से ली गई, वो चाहे तो आगे बढ़े, चाहे तो रिसेंड कर दे। ठीक है, जबकि स्वीया कर्नावट क्या बोल रही थी? वो बोल रही थी कि सर जो पहले तो सही होता है, लेकिन सर बाद में कुछ हो जाने के कारण अब वो एनफोर्सेबल नहीं रहता है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, विदुष मोदी बोल। सर एक ऐसा पॉइंट था ना जिसमें जो बायर होता है उसको चेक करने के लिए स्किल्स चाहिए जो उसमें है नहीं, मतलब इट इज टू एडवांस फॉर हिम और टू कॉम्प्लेक्स फॉर हिम, तो वो इन सब में से कौन से पॉइंट में लगेगा? मतलब मैं समझा ही नहीं, बायर को। मतलब फॉर एग्जांपल कोई उसने कुछ गाड़ी या कुछ का किया है और उसमें उसको रीजनेबल चेक करने में उसे नहीं मिलेगा क्योंकि वो बहुत टेक्निकल चीज है। मतलब जो फॉल्ट या डिफिकल्टी है वो टेक्निकल है सब। समझ ही नहीं आ रहा है यार, क्या पूछ रहा है? मतलब ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाली बात को यहाँ क्यों घुसा रहा है तू? हम्म, एक बार सर थोड़ा बेटर फ्रेम करके बताता हूँ थोड़ी देर फ्रेम में। करके बता। मैं मतलब कोई डाउट है तो डेफिनेटली वी विल सॉल्व इट, बट उसमें वो एक्सपर्टीज नहीं है, तो अब मैं क्या बोलूं तेरे को? तभी तो वो सेलर को बोल रहा है
भाई मुझे ये पर्पस के लिए चाहिए, बता कैसी। ठीक है, तो इसका एक और एग्जाम्पल करते हैं अपन, डॉक्ट्रिन ऑफ केवेट टेम्पटर। वैसे तो सारे पॉइंट्स हो गए, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं तुमको कराता हूँ अभी। एक बार हमारा मिदुष मोदी है, ठीक है, मिदुष मोदी घर बना रहा था। ओके, घर में क्या लगते हैं?